Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So friends, this video is going to be your 15th class of teaching aptitude and probably the last one. ये हमारा लास्ट वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि इसके साथ हमारा ऑलमोस्ट जो सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया था वो कंप्लीट हो जाएगा. बट इसके बाद भी अगर हमें 2-3 टॉपिक कुछ दिखे ऐसे जो हमने कवर नहीं किया और वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूँगी. बट बी श्योर कि अभी तक हमने थ्योरी जो थी पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है और इस वीडियो के एंड तक हम लोग टीचिंग प्रोसेस को समझ जाएंगे. ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं टीचिंग प्रोसेस में, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बना था इस चीज़ से, तो इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, टीचिंग मेथड, टेक्निक, स्ट्रैटेजी, अप्रोच, ये सब क्या होते हैं उन्हें समझ लेंगे. एंड उसके बाद हम लोग टोटल 20 मेथड्स को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेथड्स, टीचिंग मेथड या टीचिंग जो शिक्षण विधियाँ हैं उससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं इस बार भी. तो हम लोग टोटल 20 शिक्षण विधियों को देखेंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखेंगे. ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बहुत आराम से समझ आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 डेफिनेशन लिखे हैं. ठीक है, तो ये शिक्षा या शिक्षण को दो प्रकार से जो शिक्षाविद है उन्होंने डिफाइन किया. ठीक है, पहले है हमारे जॉन एडम्स, जिन्होंने क्या कहा, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है. एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर सिस्टम. बाईपोलर कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, या द्विध्रुव कहने का मतलब क्या हो सकता है कि 2 ध्रुव है. ये जो शिक्षा है वो उसमें क्या है, 2 ध्रुव हैं, 2 पोल्स है. और वो 2 पोल्स कौन है, इन्होंने क्या बताया, शिक्षक और शिक्षार्थी, मतलब टीचर है और स्टूडेंट है. टीचर और स्टूडेंट इन दोनों से क्या होती है, शिक्षा पूरी होती है. ठीक है, तो फिर इस बात को हम लोग समझ गए. बाइपोलर सिस्टम किसने कहा, ये बात याद रखना है कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन एडम्स ने कहा है. और 2 ध्रुव में कौन कौन आ जाएंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी. ठीक है, बट इस लेटर ऑन क्या होता है, इसका खंडन होता है और क्या बोला जाता है, टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस. ठीक है, जॉन डेवी के द्वारा कहा गया. जॉन डेवी जो है हमारे, वो क्या है, इनके बारे में एक बात याद रखना है आप लोगों को कि परियोजनावाद के समर्थक हैं. ये प्रैग्मेटिज्म की समर्थक है, मतलब कि हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखाया जाए. ठीक है, करके सीखने पर ये बल देते हैं. तो इस पॉइंट को याद रखना है. जॉन डेवी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे, ये जो पेडागॉजी हम लोग पढ़ते हैं उसमें, तो इन्हें याद कर रखना है. और इन्होंने क्या बोला कि जो शिक्षण है वो क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है. ठीक है, 3 पोल्स हैं इसके. और 3 पोल्स क्या क्या इन्होंने बताए, एक तो इन्होंने क्या बताया, टीचर बताया, स्टूडेंट बताया, जो कि 2 पोल्स में भी था. और इसमें एक और इन्होंने ऐड किया, करिकुलम. ठीक है, तो शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया जो होती है वो विषय वस्तु या पाठचर्या के द्वारा होती है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, शिक्षण का पूरा कार्य कैसे सफल होता है, इन तीनों पर ही सफल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि ऊपर बात की गई थी एजुकेशन, शिक्षा की, और ये जो जॉन डेवी की जो हम देख रहे हैं डेफिनेशन, उसमें किसकी बात की गई है, शिक्षण की बात की गई. उसमें बात हुई है एजुकेशन की, इसमें बात हुई है टीचिंग की. ठीक है, तो यही हम लोगों को समझना है कि एजुकेशन बाइपोलर सिस्टम किसने कहा, जॉन एडम्स ने कहा है. और जॉन डेवी ने क्या कहा कि टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, ये तीनों मिल जब जैसे टीचर है और स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होगी, मतलब दोनों को जो पढ़ाया जाएगा, जो उन दोनों को कनेक्ट करने वाला आधार है, वो क्या है, पाठचर्या है. ठीक है, करिकुलम है, क्या उनको पढ़ाया जाएगा, क्या उनको एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी. ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कौन है, अंतःक्रिया कौन करवाता है, इंटरेक्शन कौन करवाता है, करिकुलम. तो इसलिए टीचिंग को क्या बोला गया, ट्राइपोलर प्रोसेस बोला गया. ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को याद रखना है. जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शिक्षण है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें कौन शामिल नहीं है. ठीक है, तो ये तीनों आपको दे देंगे और एक और कोई ऑप्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड आउट हो जाएगा. ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो बस इसी चीज़ को हमें याद रख लेना है यहाँ से. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरिएबल्स ऑफ टीचर, ओ सो सॉरी, यहाँ पे टीचिंग लिखना था मुझे. ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग. ठीक है, शिक्षण के चर या कारक, मतलब फैक्टर्स क्या है टीचिंग के, वो देख रहे हैं. ठीक है, तो 3 फैक्टर हमने अभी जस्ट डिस्कस करे ना कि 3 पोल है या फिर जो शिक्षण है वो 3 कारकों से चलता है. तो पहला है हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है.
ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र यहाँ पे कौन है, शिक्षक है, ठीक है। टीचर क्या है, स्वतंत्र, मतलब टीचर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, शिक्षा को मोल्ड कर सकता है, अपने शिक्षण विधियों को इस्तेमाल कर सकता है, मतलब यहाँ पे स्वतंत्र कारक कौन है, टीचर होता है, ठीक है। इंटरवेनिंग या मध्यस्थ कारक कौन है, करिकुलम होता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो अंतःक्रिया या फिर इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आधार क्या है, पाठचर्या है, करिकुलम है, तो मध्यस्थ कारक क्या है, करिकुलम है। उसके बाद आश्रित, ठीक है, डिपेंडेंट कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि टीचर उसको जैसा पढ़ाएगा उसे वैसे पढ़ना है, ठीक है, जो करिकुलम उसे प्रोवाइड किया जाएगा, जो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी वो उसे करना है, जो बुक्स पढ़ाई जाएंगी वो उसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग ये ध्यान रख लेना है आप लोगों को कि स्वतंत्र, मध्यस्थ, आश्रित, ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फेजेस ऑफ टीचिंग को सिंपली याद रख लेना है कि टोटल 3 फेजेस ऑफ टीचिंग है, 3 चरण है शिक्षण के। पहला चरण क्या है, पूर्व, देखो ये जो है ना, जो हम लोग चरण देख रहे हैं अभी, फेजेस ऑफ टीचिंग देख रहे हैं, वो बहुत ही नैरो फॉर्म हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं कि टीचिंग प्रोसेस कैसे होता है पूरा, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, प्री एक्टिव फेज है, पूर्व सक्रिय चरण है, मतलब कि टीचिंग करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं टीचिंग की, वो क्या है, पूर्व सक्रिय चरण है, प्री एक्टिव फेज है। पाठ योजना, इसमें क्या आता है, पाठ योजना बनाना आता है, ठीक है। तो लेसन प्लान क्या होता है कि जो बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या करना होता है कि लेसन प्लान एक बनाया जाता है, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग करने जाओगे, बीएड करोगे, ठीक है, तो पीओटी होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, ठीक है, कि जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उससे पहले की जो तैयारी होती है पाठ योजना कहलाती है, ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज, पूर्व सक्रिय चरण में क्या आ जाएगा, पाठ योजना तैयार करना आ जाएगा। ओके क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इंटरैक्टिव फेज, इंटरैक्टिव क्या है, अंतःक्रिया चरण, जहाँ पे क्या हो रही है, रियल टीचिंग हो रही है। अब हम क्लास में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गई, इंटरैक्टिव फेज हो गई, अंतःक्रिया या सक्रिय चरण हो गया, जहाँ पे स्टूडेंट टीचर दोनों क्या है, एक्टिव रहेगा। अब क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है, अब हमने पढ़ा दिया बच्चों को, उसके बाद हमें क्या करना होगा, पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर सक्रिय क्रिया क्या होगी हमारी, कि हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा। मान लो कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, उन्हें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि उनसे प्रश्न पूछूंगी और उसी समय मैं क्या कर सकती हूँ, आकलन कर सकती हूँ, मूल्यांकन कर सकती हूँ कि बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है, उस अनुसार मैं क्या करूँगी, उन्हें फीडबैक भी दूंगी। तो पोस्ट एक्टिव फेज में क्या आ जाएगा हमारा, उत्तर सक्रिय क्रिया में क्या आ जाएगा, मूल्यांकन करना, ठीक है। ये हम लोग मूल्यांकन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके थे, ठीक है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन ये सबको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो ये तो हमने ऊपर से देखा कि फेजेस ऑफ टीचिंग कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा शिक्षण के कितने चरण हैं, तो 3 चरण बताए गए, ये सब आप लोगों को ध्यान रख लेना, ठीक है। और बहुत ही इजी है। प्री एक्टिव, एक तो हम पहले जब पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले पूर्व सक्रिय है, फिर एक सक्रिय है, फिर उत्तर सक्रिय है, ठीक है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और उसके बाद पोस्ट एक्टिव। बहुत ही ईजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से इसे आप समझेंगे। स्टेप्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण के सोपान, ये भी क्या है, 3 स्टेप बताए गए, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो फेजेस हैं मोस्टली जो फेजेस हैं, ठीक है, जो हमने अभी चरण पढ़ा वो और ये जो सोपान है लगभग एक से हैं, ठीक है। लेकिन इन सोपान में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि पाठ्य योजना में भी बनाने में क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है, मतलब सारे चीज़ों को एकदम सीरियली वाइज, पॉइंट वाइज देख लेंगे, ठीक है। चरण में हमने क्या देखा था कि ऊपर से देखा कि कैसे शिक्षण होता है, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि पूरी टीचिंग प्रोसेस कैसे कैसे होती है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपका ये बिल्कुल अंदर से ही पूछा गया था स्टेप्स ऑफ टीचिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। शिक्षण पूर्व चिंतन या तैयारी, ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन स्टेप जो है हमारा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी, प्री एक्टिव जो पढ़ा था वही है पूर्व सक्रिय। फिर उसके बाद वास्तविक शिक्षण, एक्चुअल टीचिंग, जो हमने अभी इंटरैक्टिव फेज देखा, सक्रिय प्रक्रिया जो सक्रिय क्रिया जो देखा हमने, और सक्रिय चरण, सॉरी। फिर उसका शिक्षण उपरांत मतलब आफ्टर टीचिंग जो हमने पोस्ट एक्टिव फेज देखा, ठीक है, तो ये भी वही है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब अंदर से हम लोग देखेंगे कि मतलब इसके अंतर्गत अच्छे से क्या कौन कौन से स्टेप्स है और आने वाले सब स्टेप्स क्या हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टेप्स जो शिक्षण है 3 सोपान बताए गए हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा अभी, ठीक है, वही है सेम, बट अब इसके अंदर हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या, शिक्षण पूर्व या चिंतन या एवं तैयारी, ठीक है, मतलब शिक्षण करने से पहले जो हम तैयारी कर रहे हैं वो उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स,
डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो लेसन प्लान वाला जो ये था उसमें ही हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि बच्चों को जो हम मतलब कि बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद डिसाइडिंग द कंटेंट, विषय वस्तु का चयन करते हैं, मतलब कि जो हमने उद्देश्य बनाया है कि हाँ बच्चों को इस बारे में बताना है, ठीक है। मान लेते हैं कि सोलर सिस्टम के बारे में हम बताना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य हो गया, ठीक है। फिर कंटेंट हम तैयार करेंगे, जो हमारा बुक हो सकता है वो हो सकता है, या फिर हम कुछ अपने से नोट्स बनाए, ठीक है, तो विषय वस्तु का चयन हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिसाइडिंग द मेथड, डिवाइसेस, टेक्निक्स, ठीक है। अब हम जो विषय वस्तु का हमने चयन कर दिया, अब उसे पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षण विधि, युक्तियों, जैसे कि अगर हमें सोलर सिस्टम सौर मंडल पढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ट पेपर ले जा सकते हैं, उसके थ्रू से बता सकते हैं, या फिर तकनीकों, अच्छा मैंने कुछ यहाँ नहीं लिखा है ना, डिसाइड, निर्धारण, यहाँ पे निर्धारण होगा, ठीक है। शिक्षण विधि, युक्तियों तथा तकनीकों का निर्धारण, डिसाइडिंग द मेथड, डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो हमने जब विषय वस्तु चयन कर लिया, उसके बाद हम शिक्षण विधि डिसाइड कर लेंगे, हमें क्या यूज़ करना है, क्या युक्ति, क्या डिवाइस हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हो गया टीचिंग एड, जो हमने पढ़ा था वो इसमें आ जाएगा। फिर टेक्निक, क्या टेक्निक, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक, ये सब भी मैंने आगे डिस्कस किया है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि टीचिंग मेथड और टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। पढ़ाने के शिक्षण का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम क्या करें, उद्देश्य का निर्धारण करें, विषय वस्तु का चयन करें, उसके बाद डिसाइड करें कि किस शिक्षण विधि या युक्तियों या जो तकनीक है वो किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे बच्चों को ये पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। पहला स्टेप के अंदर भी हमने पढ़ लिया 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वास्तविक शिक्षा, ठीक है। एक्चुअल टीचिंग, जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास में एंटर करते हैं तो क्या करना होता है, कक्षा प्रबंधन या कक्षा व्यवस्था करनी होती है हमें, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक क्लास है जिसमें कि बच्चे ऑर्गेनाइज्ड होकर के नहीं बैठे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक रो है, ठीक है, बच्चों की जो बेंच की एक पंक्ति है, आगे की तीन बेंचेस पे बच्चे हैं, फिर उसका 3 बेंचेस पर नहीं है, फिर उसके बाद बच्चे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास को अरेंज करना है, ठीक है, कि सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, अरेंज्ड फॉर्म में बैठेंगे। जो लास्ट के 3 जो बीच में हमारा 3 डेस्क खाली है उसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। मतलब पहला जो हमारा क्लासरूम में जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा कि हम कक्षा व्यवस्थित करें, ठीक है, कि सब प्रॉपर वे से बैठे हुए हो, ठीक है। अब एक बेंच में 2 बच्चे हैं, एक बेंच में 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या एक अच्छा क्लास मैनेजमेंट को दर्शाता है? नहीं, ठीक है। तो जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं सबसे पहले हमें यही करना होता है, ओके। नेक्स्ट अब क्या देखें, क्लास ऑब्जर्वेशन, पढ़ाने के साथ साथ कक्षा प्रेक्षण, ठीक है। अब पढ़ाने के साथ साथ हम क्लास ऑब्जर्व करते रहेंगे कि सभी बच्चे शांत रहें, कुछ और कार्य ना कर रहे हों, ठीक है, उनका ध्यान बिल्कुल क्या हो, पढ़ने में हो, ठीक है। यूजिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो अब जो हमने विषय वस्तु ये किया था वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ ही जो भी हमने डिवाइसेस, टेक्निक्स जो भी हमें लगानी है पढ़ाते हुए, जो विधि का इस्तेमाल करना है वो हम करेंगे। फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट हमने पढ़ा था, पुनर्बलन का प्रयोग। इस रीइंफोर्समेंट में हम क्या करेंगे, उनको रिवाइज कराएंगे, ठीक है। लास्ट में रिकैपिचुलेट कर सकते हैं, उसको रिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है। तो पुनर्बलन करके हम क्या करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप के भी अंदर हमने देख लिया। अब शिक्षण उपरांत आफ्टर टीचिंग मेनली इसमें क्या आता है, मूल्यांकन आता है, ठीक है। जो हमने पढ़ाया, बच्चों ने कहाँ तक सीखा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहाँ तक सीखा उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें पुनर्शिक्षण कर सकते हैं। तो पुनर्शिक्षण एकदम क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट में आएगा, है ना। जैसे बच्चों का हमने मूल्यांकन किया, मान लेते हैं कि हमने सौर मंडल पढ़ाया, ठीक है, सौर मंडल पढ़ाया, उस टाइम पर ही हम चाहते हैं कि मूल्यांकन बच्चों का आकलन करें कि बच्चों ने कितना सीखा। तो यहाँ पे हमने जो प्रश्न पूछा, अगर बच्चे वो नहीं बता पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उन्हें पुनर्शिक्षण करेंगे। तो वो हमारा सबसे लास्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं शिक्षण उपरांत हमें मूल्यांकन करना है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एवेल्यूएशन, ठीक है। जो हमारा उद्देश्य था सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी पूर्ति हुई या नहीं, ठीक है। मान लेते कि जनरल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि बच्चे सौर मंडल को समझे, या फिर हमारा जो क्या बोल सकते हैं, अर्थ, सन, ये सब कैसे काम करता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को वो समझे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि
ऐसे मूल्यांकन करेंगे कि उद्देश्य आधारित मूल्यांकन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ या नहीं। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु आधारित कंटेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, बच्चों के वीकली टेस्ट हम ले सकते हैं, तो ये विषय वस्तु जो भी हमने पढ़ाया क्या उन्हें वो पर्टिकुलरली याद है, तो ये हमारा विषय वस्तु आधारित मूल्यांकन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारगत होगा यहाँ पे। ठीक है, परिवर्तन परीक्षण। ठीक है, मतलब कि अब जो हमने उन्हें पढ़ाया, ठीक है, तो उनके बिहेवियर में या फिर वो इस बात को समझे या फिर इन फ्यूचर इस चीज़ से रिलेट करके दूसरे कंटेंट को पढ़ने में उनको हेल्प मिले, तो ये क्या हो गया हमारा व्यवहारगत परिवर्तन परीक्षण हो गया। ठीक है, जैसे कि अब मान लो सोलर सिस्टम हमने पढ़ाया, उसके बाद हम उन्हें कुछ और पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या बच्चों को ये जो शिक्षा इस क्लास में जो उन्होंने सीखा क्या वो नेक्स्ट इसी से जुड़े हुए टॉपिक में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया भविष्यगत संभावित परिवर्तन पर विचार। ठीक है, तो ये उतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इन फ्यूचर की उनके बिहेवियर में चेंज आए या फिर उनकी लर्निंग हो आगे के लिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बट यहाँ पे हमने तीनों सोपान को या फिर तीनों स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। उनके अंदर भी हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे, कंटेंट को डिसाइड करेंगे, किस तरह हमें पढ़ाना है, क्या टेक्निक लगानी है, क्या डिवाइसेस, क्या टीचिंग एड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सब हम पहले डिसाइड करते हैं। जब शिक्षण से पहले का कार्य है ये। ठीक है, जब शिक्षण करने गए तब तो पढ़ाना तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, क्लासरूम मैनेज करना है, क्लास ऑब्जर्व भी करना है, पढ़ाना भी है, जो हमने डिवाइसेस, टेक्निक्स, मेथड्स जो लगानी है पढ़ाने में वो भी करना है, फिर उसे पुनर्बलन करना है, जो भी हमने पढ़ाया वो रिवाइज भी हम क्या करेंगे बच्चों को कराएंगे। फिर क्या शिक्षण हमने करा दिया, फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे, उनका विषय वस्तु आधारित मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या बच्चों को दूसरे टॉपिक्स में, इससे जुड़े हुए टॉपिक्स में उनसे हेल्प हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये आफ्टर टीचिंग वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन बना था आप प्रीवियस ईयर में देखना, मैं यहाँ ऐड नहीं कर पाई। ठीक है, बट आप उसमें देखना क्वेश्चन जो था बस इसी से रिलेटेड था। ये जो आपका जितने भी हमने स्टेप्स अंदर में जो सब स्टेप हमने पढ़े, ठीक है, कि क्या क्या होता है, तो ये बेसिकली आप लोगों को एक सीरीज से है ना याद कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कि ऊपर के दो दिए हुए हों, ठीक है, फिर वास्तविक शिक्षण में 2 दिए हुए हों, तो मतलब बस ये सीरियली वाइज आप लोग लर्न कर लेना। फिर बीच से भी अगर स्टेप्स दिए हुए होंगे तो आप उसे अरेंज कर पाओगे। ठीक है, तो ओके, यहाँ से हो गया। अब एक टेक्स्ट बुक पर मैंने एक दिखा था, ठीक है, तो उसमें देखिए कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन अलग टाइप से हो, ठीक है, बट हमारा जो क्रम रहने वाला है वो मुख्यतः यही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो टेक्स्ट बुक वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए सबसे पहला स्टेप क्या, इसमें जो भी ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज किया हुआ ये। ठीक है, उद्देश्यों को तैयार करना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना मतलब जो बच्चे अभी जान रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो जान रहे हैं उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को उन्हें बताएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें उन्हें मान लेते हैं कि सोलर सिस्टम ही पढ़ाना है, ठीक है, सौर मंडली पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे कि आपने सन को देखा है, अर्थ को देखा है, इतने दिन मतलब मौसम कैसे बदलते हैं। ठीक है, उन लोगों को जो भी आता है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उन्हें वो चीज़ बताएंगे और उसके बाद हम लेके चलेंगे कि जो उन्हें नहीं आता है फिर वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या था, सामग्री की प्रस्तुति। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा, उसके बाद ही तो हम क्या करेंगे कि सामग्री की प्रस्तुति करेंगे। मान लो कि हमने एक चार्ट पेपर लाया, फिर उसके बाद हम उन्हें दिखाएंगे कि हाँ देखो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, चाहे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़। फिर उसके बाद मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद पुनर्शिक्षण करेंगे। ठीक है, पुनर्शिक्षण कहने का मतलब है कि मूल्यांकन जब हमने कर लिया, ठीक है, तब उसके बाद बच्चों ने क्या नहीं सीखा उसे हम क्या करेंगे, फिर से पुनर्शिक्षण करेंगे, फिर से उसे उन्हें क्या करेंगे, टीच करेंगे, और ये बेसिकली क्या है, समापन है। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करने को आया था। तो आप खुद समझिए कि सेम टू सेम वही वर्ड्स है नहीं, जो हमने यहाँ पढ़ा वो सेम टू सेम वर्ड्स नहीं, लेकिन हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने वो ये सारे पढ़ लिए तो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अरेंज करना है। ठीक है, पहले उद्देश्यों का निर्धारण किए, फिर हम क्लास में जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, बच्चों को जो भी पहले से पता है उससे रिलेट करके ये समझा देंगे, फिर उसके बाद प्रस्तुति करेंगे, जो भी हम लेकर के आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो बताएंगे, फिर उसके बाद मूल्यांकन करेंगे और पुनर्शिक्षण, ये हमारा सबसे लास्ट स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अब सफल शिक्षण किसको कहा जाता है। ठीक है, तो सफल शिक्षण की सक्सेसफुल टीचिंग किसको कहेंगे, जिसमें कि टीचर को क्या हो,
विस्तृत ज्ञान हो, ठीक है, विस्तृत ज्ञान हो किन चीज़ों का, सबसे पहले विषय वस्तु जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका ज्ञान हो, विद्यार्थी कैसे समझेंगे, उन्हें क्या टेक्निक्स यूज़ करके बताना है, ठीक है, तो विद्यार्थियों को भी कि उनकी समझ हो, ठीक है, कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, कैसे उनको बेहतर समझ आता है। फिर उसके बाद शिक्षण विधियों का, ठीक है, कि किस जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको किन विधियों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, इनका भी ज्ञान होना चाहिए, और तकनीक या फिर किस हिसाब से और हम पढ़ा सकते हैं, टेक्निक्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो विस्तृत ज्ञान होना चाहिए टीचर को, व्यवहारगत निष्पक्षता, ठीक है, टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, बिहेवियर इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चा तेज है बस उसी पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बस पूरी क्लास कुछ समझे या ना समझे, 2 बच्चे जो तेज हैं उन्हें भी समझ आ रहा है तो बस टीचर उनको ही लेकर के पढ़ा रहा है, या फिर और तरह से क्या हो सकती है, भेदभाव की भावना हो सकती है, तो वो सब क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिहेवियरल इम्पार्शियलिटी, व्यवहारगत निष्पक्षता होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, ठीक है। उसके लिए सभी स्टूडेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। योजना कौशल, प्लानिंग स्किल होनी चाहिए, कैसे पढ़ाना है, चाहे लेसन प्लान जो हम बना रहे हैं उसकी प्लानिंग स्किल उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है, प्रभावी संप्रेषण कौशल, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अब जो टीचर है उसके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर वो अच्छे से जो भी उसने कंटेंट को प्रिपेयर किया है अगर वो अच्छे से उसे नहीं पढ़ा पाता, ठीक है, प्रभावी ढंग से उसे बच्चों के सामने नहीं रख सकता, तो एक सफल शिक्षण हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। जो उसके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, जो बच्चे को सिखाना है, ठीक है, जो उनकी लर्निंग करवानी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए ये 4 चीज़ टीचर के अंदर में होनी चाहिए जिससे कि क्या होगा, सफल शिक्षण हो पाएगा, ठीक है। चलिए इन पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। टीचिंग अप्रोच, शिक्षण दृष्टिकोण, ठीक है, फिर टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि इसे कहते हैं, फिर टीचिंग टेक्निक इसे शिक्षण प्रविधि कहते हैं, और शिक्षण रणनीति मतलब टीचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। इन चारों का डिफरेंस बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे। तो शिक्षण दृष्टिकोण या टीचिंग अप्रोच क्या होता है, मतलब जनरल आइडिया, ठीक है, जनरल आइडिया जो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारा जो गोल है, ठीक है, शिक्षा का जो लक्ष्य है एक ब्रॉडर टर्म में, ठीक है, विस्तृत रूप से जब हम देखेंगे कि शिक्षा का ये क्या है तो वो क्या कहलाता है, हमारा टीचिंग अप्रोच कहलाता है, मतलब जनरल आइडिया कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो अप्रोच में चलिए मान लेते हैं कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच है एक, ठीक है, मतलब टीचर सेंटर्ड कहने का मतलब क्या है कि टीचर ही यहाँ पे हेड है, बच्चों को कुछ करके सीखने को अलाउ नहीं किया जा रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, वही बच्चों को बस एक तरह से रट लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया, ठीक है, मतलब कि ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा, रटने की चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो एक तरह से ये हमारा बता रहे हैं कि किस तरह से हम शिक्षा को सफल बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब किस तरह की शिक्षा हम चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, अप्रोच हो सकता है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा हम कराएं जिसमें कि बच्चे क्या करें, करके सीखे, ठीक है, जिससे उनमें रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आए, ठीक है। तो टीचिंग अप्रोच क्या हो गया, जनरल आइडिया हो गया कि शिक्षा हमें कैसी करानी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टीचिंग मेथड्स पर। मेथड शिक्षण विधि, ठीक है, मेथड्स के अपने फिक्स्ड रूल होते हैं, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण करने हेतु विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमने तैयार करी है, जो भी हमें पढ़ाना है, ठीक है, अब उसे हम पढ़ाने के लिए कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। हर विषय के लिए विधियाँ अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उन्हें स्टोरी टेलिंग मेथड से उन्हें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में क्वेश्चन आंसर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चे को क्या होगा, याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो शिक्षण विधि क्या हो सकती है कि इसके क्या होते हैं, अपने फिक्स्ड रूल होते हैं, सब कोई इस फिक्स्ड रूल को क्या करना होता है, मोस्टली फॉलो करना होता है, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड रूल है विधियों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तब भी मैं इसको अच्छे से और डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है, बस यहाँ से इतना ही समझना है, ठीक है। अब टीचिंग टेक्निक क्या होता है, ठीक है, टीचिंग टेक्निक क्या हो गया कि पढ़ाने का खुद का जो स्टाइल है, ठीक है, मतलब पढ़ाने का अपना स्टाइल, मेथड्स को यूज़ करने का अपना अपना जो ढंग होता है वो क्या कहलाती है, प्रविधि कहलाती है, ठीक है। देखो शिक्षण विधि को हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आराम से समझते हैं। एक होती है इंडक्टिव मेथड,
ठीक है। इंडक्टिव आगमन विधि कहते हैं इसे। आगमन विधि में क्या किया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल पहले दिया जाता है, उसके बाद नियम तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, शिक्षण विधि हो गई, ठीक है। अब शिक्षण प्रविधि इसी में क्या हो गई कि ये इंडक्टिव मेथड तो हम यूज़ कर रहे हैं, आगमन विधि हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना ढंग हो सकता है कि कोई कैसा एग्जाम्पल दे रहा है, कोई कैसा एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो इसमें चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं खान सर का, ठीक है। तो खान सर भी मान लेते, पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले जो चीज़ हम लोग जान रहे हैं उससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो सभी टीचर पढ़ाते हैं, मोस्टली टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं कि पहले एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया, फिर उन्होंने नियम बताया, या फिर और सूक्ष्म जो भी क्या बोल सकते हैं नॉलेज है, ठीक है, जो डेप्थ नॉलेज है वो बाद में देते हैं, और कॉमन जो जनरल जो नॉलेज है वो पहले देते हैं, ठीक है। लेकिन खान सर की अपनी टेक्निक क्या हो गई कि वो मतलब कि घर की भाषा में या भोजपुरी भाषा में या फिर कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके समझाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई, उनकी अपनी टेक्निक हो गई, ठीक है। तो ये टेक्निक सबकी अपनी पर्सनल टेक्निक हो सकती है, ठीक है। अपना अपना पढ़ाने का जो ढंग होता है, इसमें अपना जो भी हम क्रिएटिविटी लगा सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। टीचिंग मेथड क्या होगा, जो फिक्स्ड रूल्स हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के, ठीक है, तो वो हमारे टीचिंग मेथड में आ गया। शिक्षण प्रविधि सबके लिए क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल हो सकती है पढ़ाने की, ठीक है। कोई टीचर आप लोग देखते होंगे जो कि बीच में ट्रिक्स वगैरह से पढ़ाएं, ठीक है, या फिर गाना बीच में गाते हुए पढ़ाएं, तो ये सब क्या हो सकती है, उनकी टेक्निक हो गई, ठीक है। जो पर्सनल खुद की जो स्टाइल है पढ़ाने की वो टेक्निक कहलाती है, और वो तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं शिक्षण रणनीति। शिक्षण रणनीति कहने का मतलब क्या है, शिक्षण दृष्टिकोण, विधि और प्रविधि के क्रम को ही रणनीति कहते हैं। मतलब कि ये जो हमने दृष्टिकोण, विधि और प्रविधि किसी भी टीचर की जब हम लोग एक ऑर्डरली रख देंगे, क्रम से रख देंगे, तो वही क्या कहलाती है, शिक्षण रणनीति। मतलब कि पूरी हमारी रणनीति क्या है, कैसा हमारा दृष्टिकोण है, क्या विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारी पर्सनल टेक्निक है, ये सबको मिला देंगे तो ये क्या बन गई, हमारी शिक्षण रणनीति बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे देखा। तो क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो शिक्षण विधियाँ क्या है, सिंपल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। शिक्षण प्रविधि से आप क्या समझते हैं, और ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगे जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। आई होप आपको ये जान करके भी मज़ा आया होगा, ठीक है। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है टीचिंग मेथड्स, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ, जो अभी हमने जस्ट देखा कि शिक्षण विधियाँ क्या होती है, अपना इनका क्या होता है, सिद्धांत होता है, कुछ रूल होता है, इस विधि में इसी अनुसार पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेन जो जनरल क्या बोल सकते हैं, जनरल रूल है पढ़ाने का, वो क्या होता है, सारी जो मेथड्स है सबकी क्या होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टीचिंग मेथड्स को देखेंगे। टोटल 20 मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है। एंड चलिए अब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 20 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तो कोई नहीं, हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में जैसा हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है वैसे ही करने जा रहा है। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है, कहानी कथन विधि, ठीक है। कहानी कथन विधि एकाग्रता, कल्पना, सक्रियता, रुचि बढ़ाने में मदद मिलती है इससे, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड का मतलब क्या है कि हम स्टोरी के थ्रू बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड ये हमारा क्या हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों में ये बहुत सफल एक मेथड है, विधि है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। अब स्टोरी हम बच्चों को सुनाएंगे तो क्या होगी कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं स्टोरीज़ को, ठीक है। कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। अगर उन्हें आज हमने एक स्टोरी पढ़ाई किसी पेड़ पौधे की या फिर कुछ बच्चों की, तो वो घर जा कर के वो फिर अपने कल्पना में, मन में भी क्या सोचेंगे कि इस तरह की और कहानी हो सकती है, ठीक है। तो कल्पना को भी ये क्या करती है, विकसित करती है। सक्रियता, बच्चे क्या रहते हैं इसमें, एक्टिव रहते हैं सुनने में, ठीक है। तो रुचि भी बढ़ाती है, रुचि बढ़ाने में ये मदद करती है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड यही हुआ कि स्टोरीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, यही क्या कहलाती है, स्टोरी टेलिंग मेथड कहलाती है, ठीक है। बट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोरी क्या होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि वो क्या बन जाए, बोरिंग हो जाए और बच्चे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड मतलब फोकस्ड ना रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपकी जो बोलने की शक्ति मतलब संप्रेषण कौशल है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।
तभी क्या होगा, बच्चों को सुनने में मज़ा आएगा। अगर आप बस एक क्या क्या कह सकते हैं, बस एक रीडिंग जैसा अगर स्टोरी को बोल रहे हो तो वो स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग कहने का मतलब है कि जिसमें कि आप भाव जो भी जिस तरह से बताया जा रहा है तो उसमें क्या लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, तभी बच्चे क्या सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होती है ये हमने देख लिया। अब टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, पुस्तक विधि, मतलब पुस्तक के थ्रू पढ़ाना, सिंपली क्या है, टेक्स्ट बुक मेथड है, कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इससे बेसिकली क्या होती है, लाउड रीडिंग बच्चों से हम करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे उनकी प्रोनाउंसिएशन या फिर वही रीडिंग स्किल क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, अब इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये परंपरागत विधि है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह देखिए पहले की जो शिक्षण की स्थिति थी वो क्या थी, मोस्टली क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है, बच्चे कुछ करके सीख नहीं रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये लेक्चर मेथड क्या है, टीचर सेंटर्ड है, शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर है वही क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन एक्टिव है, शिक्षक ही एक्टिव है, ठीक है। तो परंपरागत विधि है। चॉक एंड टॉक मेथड भी इसे कहा जाता है कि मतलब चॉक पे लिखते हुए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बस लेक्चर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की इसमें आज़ादी नहीं होती, ठीक है। बड़ी संख्या अब इससे हेल्प भी होती है, ठीक है। हमने तो नेगेटिव साइड देख लिया कि बच्चे यहाँ पे क्या है, एक्टिव नहीं है, उस तरह से पार्टिसिपेशन उन्हें नहीं मिल रहा है, जो टीचर है वही सब कुछ बता रहा है। इस टाइम पे क्या हो सकता है कि लर्निंग क्या हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, क्योंकि बच्चे उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट ये हेल्पफुल होती है किसमें, बड़ी संख्या वाली कक्षा में, ठीक है। अगर बड़ी क्लास है हमारी तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी बच्चे इंडिविजुअली या फिर करके सीखें, ठीक है। तो बड़ी जब संख्या है बच्चों की तब उस टाइम पे लेक्चर मेथड सही है, ठीक है। सस्ता, समय की बचत, ठीक है, एक तो सस्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, जो टीचर है वही क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है या फिर बोल रहा है, ठीक है। तो समय की भी बचत यहाँ पे होती है क्योंकि करके सीखने को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। बट ऑल्दो ये फिर भी क्या नेगेटिव साइड में ही आएगा कि समय की बचत मतलब समय की बचत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे क्या करें, सीखें, ठीक है। तो लेक्चर मेथड बड़ी संख्या वाली कक्षा में अधिक सफल होती है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़ी संख्या वाली कक्षा में सर्वोत्तम जो शिक्षण विधि है वो कौन है, तो लेक्चर मेथड है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित है ये, ठीक है। करके सीखने का विरोध करती है, पेसिव लिसनिंग को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। बच्चे सक्रिय नहीं रह पाते, ठीक है। तो पेसिव लिसनिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इसमें कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली बच्चे क्या हो गए, पेसिव लिसनिंग को ये क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि बच्चे बस शांति से क्या कर रहे हैं, इसमें सुन रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखता, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि सभी बच्चों की क्वालिटीज़ क्या होती है, अलग होती है। बट लेक्चर मेथड में एक तरह से ये लेक्चर दिया जा रहा है, तो क्या हुआ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ये हमारा व्याख्यान विधि थी जिसमें कि व्याख्या किया जाता है, शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। बड़ी संख्या वाली कक्षा में अच्छा है, सस्ता है क्योंकि कोई इक्विपमेंट या फिर टीचिंग एड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली ओके। अब हम लोग चलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या है, कोई चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें सिखाना, ठीक है, बच्चों को सिखाना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करके, दिखाकर या प्रदर्शन करके समझाया जाता है। इसमें साइंस में अत्यधिक इस्तेमाल इसका होता है, ठीक है। मैथ्स में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हमने सौरमंडल की बात करी तो उसमें भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि किस तरह से जो एक मॉडल बना करके, ठीक है, सोलर सिस्टम का एक मॉडल बना करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो इस तरह से जो सन है उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो घूमते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या हो गया, प्रदर्शन विधि हो गई, जिसमें कि दिखा करके बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें जो उन चीज़ों को भी समझाया जाता है जो कि पहुंच वहाँ तक नहीं है, ठीक है। बच्चे वहाँ जा कर के ये चीज़ को नहीं देख सकते, बट उन्हें एक मॉडल फॉर्म में उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। साइंस में किस तरह से यूज होगा, जैसे कि उन्हें हम कोई क्रियाकलाप करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आ जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर विधि, ठीक है। प्रश्न उत्तर विधि क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड बाय सॉक्रेट्स, ठीक है। तो सुकरात के द्वारा ये दिया गया था, बहुत ही पुराने टाइम की जो विधि है प्रश्न उत्तर विधि, बच्चों से प्रश्न पूछना और साथ ही समझाना, ठीक है। तो लेक्चर मेथड जो हमने पढ़ा
उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बीच में क्वेश्चन आंसर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड, तो ये बहुत ही अच्छी एक मेथड है जो कि हम सभी मेथड्स में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर हम एक विधि से पढ़ा रहे हैं तो हम उसी विधि को ही फॉलो करें। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हम लोग 2-3 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड है उसको ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी मेथड्स में डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, कुछ बच्चों को प्रदर्शन करके कुछ सिखाया, तो उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि बताओ ये कैसे हो रही है। ठीक है, या फिर लेक्चर मेथड को भी प्रभावी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होगी, प्रश्न उत्तर विधि, जिसमें कि बच्चे से प्रश्न पूछा जाएगा, वो उत्तर देंगे और इस तरह से बच्चों को क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन मेथड देखते हैं, परिचर्चा विधि। अब ये क्या है, ये क्या है, बाल केंद्रित है। डिस्कशन मेथड क्या है, बच्चे भी क्या है, एक्टिव है। एक टॉपिक को लिया जाता है और उसमें बच्चों को भी पूरी आज़ादी दी जा रही है कि तुम लोग भी क्या करो, परिचर्चा करो, इस पर अपने ओपिनियन रखो, इससे तुम क्या समझते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया। ठीक है, बच्चों को विचार व्यक्त करने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है, कोई टॉपिक हमने दे दिया और उनसे हमने क्या कहा कि अपने विचार इस पर व्यक्त करिए, तो वो ये चीज़ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आलोचनात्मक शक्ति का विकास। ठीक है, बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका क्या होता है, इससे विकास होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, कोई हमने उन्हें टॉपिक दिया तो वो क्या करेंगे, उस पर परिचर्चा करते हुए क्या करेंगे, बहुत सारे उसके पहलुओं को मन में क्या करेंगे, सोचेंगे। तो आलोचनात्मक शक्ति का भी इससे क्या होता है, विकास होता है। नेतृत्व का भी विकास होता है। अगर वो एक ग्रुप में या फिर कक्षा में उन्हें मौका मिल रहा है, अगर वो उठ करके क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक तरह से नेतृत्व का भी विकास हो रहा है उनमें। ठीक है, कि वो अपना स्टैंड ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, किसी टॉपिक पर वो बोल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा नेतृत्वता का भी विकास होता है। ठीक है, धैर्य को बढ़ाता है। कहने का मतलब क्या है कि डिस्कशन में बच्चे खुद का भी बोल रहे हैं और दूसरों का भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उनमें पेशेंस लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी और उसके बाद गुड लिसनर भी वो बनेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड परिचर्चा विधि है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है कि क्या होता है इसमें। अब ह्यूरिस्टिक मेथड अन्वेषण विधि से कहते हैं, ई आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट परिकल्पना का इस्तेमाल करते हैं बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि परिकल्पना, बहुत सारे आइडियाज़ को सोचते हैं मन में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सिंपली ये क्या कहलाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है, अन्वेषण विधि कहलाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ वैसा है नहीं। प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, परियोजना विधि। इसमें क्या होगा कि ग्रुप लर्निंग को इससे बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड में क्या किया जा सकता है, बच्चे को 3-4 के ग्रुप में बांट करके उन्हें प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। ठीक है, W.H. किलपैट्रिक के द्वारा इस मेथड को बताया गया था। परियोजनावाद पर आधारित है। ठीक है, करके सीखने पर क्या है, ये आधारित है। मतलब क्या, ये हो गई बाल केंद्रित विधि हुई। ठीक है, साइंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो ग्रुप्स में हम बच्चों को दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या करता है, हमारा ग्रुप लर्निंग को भी बढ़ाता है। ठीक है, ओके। अब डिस्कवरी मेथड क्या है, खोज विधि मतलब किसी चीज़ को बच्चे को क्वेश्चन दिया गया और उन्हें क्या बोला गया, मतलब उनके साथ ही खोजना, उस चीज़ को डिस्कवर करना। तो ये सिंपली क्या हो गया, हमारा डिस्कवरी मेथड हो गया। तो बहुत ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रोजेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें भी ग्रुप लर्निंग को कौन बढ़ावा देता है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड हो गया। करके सीखने को कौन बढ़ावा देता है, और ये नाम भी याद रख लेना है, W.H. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, समस्या समाधान विधि। बच्चों को प्रॉब्लम दिया जाएगा कुछ और उससे सॉल्व करने के लिए बच्चों को हिंट भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं, उन्हें इसके लिए हिंट भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते होगे। ठीक है, तो बीच में क्वेश्चन के नीचे ही हिंट दिया होता है कि इस फॉर्मूले से आप करो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिनके ऑप्शंस भी गिवन होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से हिंट दिया जा रहा है। जैसे अरेंज करने वाले जो क्या बोल सकते हैं क्वेश्चंस होते हैं कि एक टाइप के
जो क्वेश्चन है उसको अरेंज करो। जैसे रीजनिंग में हम लोग बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या हुआ कि प्रॉब्लम दी जाती है, उसका समाधान बच्चे खुद खोजते हैं और इसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, हिंट भी दिया जाता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड पर, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरह से देखना है हमें। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हैं एवं हल किया जाता है, ठीक है। समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कंक्लूजन से पीछे की ओर हम जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि जब हमारा रिजल्ट आता है, मान लो कि हम किसी रिजल्ट में हमारा मैथ्स को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट एसएसटी ले लेते हैं। एसएसटी में क्या हो रहा है कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे पास पहले आ गया कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या का हल करेंगे कैसे, छोटे छोटे टुकड़ों पर पहले जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा नहीं, ज्योग्राफी में मेरे कम मार्क्स है, मैथ वर्क मुझे नहीं आता, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पर फिर हम जाएंगे। तो कंक्लूजन से फिर हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, जो समस्या है उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, विश्लेषण विधि कहलाती है, एनालिसिस मेथड, जिसमें कि हम लोग विश्लेषण करते हैं। आप लोग भी मॉक टेस्ट देते हो, जब स्कोर आया तो उसके बाद आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि कहाँ कहाँ हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास कंक्लूजन है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या को क्या कर रहे हैं, एक तरह से हल कर रहे हैं कि कहाँ हमसे कमी रह गई, ठीक है। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाना एनालिसिस मेथड कहलाता है। फिर उसके बाद संश्लेषण विधि क्या है, सिंथेसिस मेथड। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं। विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है, मतलब कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो कंक्लूजन मेरे पास आया कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद टुकड़ों पे हम गए कि हाँ क्यों इतने मार्क्स आ रहे हैं, समस्या कहाँ है, टुकड़ों टुकड़ों में उसे समझा। अब इन टुकड़ों टुकड़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, कि हाँ मुझे स्टैटिक जीके पढ़नी है, मुझे मैथ्स के अलजेब्रा टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम टुकड़ों को समेट करके उससे सॉल्यूशन बना रहे हैं, तब वो क्या हो गया, हमारा सिंथेसिस मेथड हो गया, ठीक है। किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है, तो वो क्या हो गया, सिंथेसिस मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन से बैक साइड, मतलब कंक्लूजन पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, समस्या पर जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास समस्या पहले है और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक बार मन में आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है, कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करिए और मन में एक बार इसे ही सोचिए, ठीक है, रिकॉल करिए, तो आपके मन में अच्छे से फिट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, आगमन विधि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मॉन्टेसरी विधि भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है उसमें हम लोग चल रहे हैं, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि क्या होता है, ठीक है। आगमन विधि क्या है, अनुभव, उदाहरण या प्रयोग, ठीक है, से नियम की ओर जाना। मतलब कि इसमें क्या कर रहे हैं हम कि बच्चे जो ऑलरेडी जानते हैं उससे अननोन की तरफ हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। अनुभव, उदाहरण पहले हमने दिया, उसके बाद उन्हें हमने क्या किया, नियम बताया। तो ये क्या है, आगमन विधि है। छात्र केंद्रित विधि है, ये छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि रटने पर यहाँ पे बल नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पहले बच्चों को समझाया जा रहा है उदाहरण के माध्यम से, फिर उन्हें कुछ नियम बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखना है, जैसे कि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि आगमन विधि का कौन सा एक सूत्र है, ठीक है। तो इस तरह करके दे दिया जाएगा और ये कोई भी एक पॉइंट दिया होगा उसमें, ठीक है। मतलब आगमन विधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले देखिए, उदाहरण से रूल की ओर, पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, फिर हम रूल की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, स्थूल मतलब मैक्रो से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जैसे हमें क्या करना है कि बताना है, कोई एक कॉन्सेप्ट हमें बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों को जो जो बड़ी स्थूल चीज़ है वो बताएंगे, फिर माइक्रो पर जाएंगे। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट के बारे में पहले प्लांट हम उन्हें समझाएंगे कि प्लांट क्या है, ठीक है। प्लांट के बारे में बोलेंगे, ये क्या हो गया, मैक्रो हो गया। अब उसके अंतर्गत हमें बताना है कि रूट्स कैसे वर्क करते हैं, या जाइलम क्या है, फाइलम क्या है, इस तरह से हमें बताना है। तो वो क्या हो गया, सूक्ष्म डिटेल हो गया। तो पहले हमने क्या किया कि मैक्रो चीज़ को बताया, फिर माइक्रो की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि विशिष्ट से सामान्य हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, विशिष्ट रूल बताते हैं, फिर उसके बाद जनरल रूल इसमें समझाते हैं, इस तरह से, ठीक है। जैसे समझिएगा,
इसमें ही क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेसिफिक कोई चीज़ बताई उन्हें, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसे होता है जैसे बिजली कड़कती है, ठीक है। जैसे सिंपल ऐसे समझिएगा कि हम क्या करेंगे कि कुछ बच्चों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, जैसे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सिंपल, हमारा टॉपिक क्या है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले बच्चों को हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक चीज़ें बताएं कि देखो इस तरह से वायरस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। पहले बच्चों को स्पेसिफिक भी बताएं, उसके बाद जनरलाइज करें कि हाँ देखो इस तरह से ही क्या होते हैं, बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो कि फैलती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक से जनरल की ओर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो जनरल से स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो इसमें आगमन विधि में ही क्या आता है हमारा, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक कोई चीज़ हमने बताई और उसी के जैसे और भी जो सारी चीज़ें हैं उसके साथ हमने क्या कर दिया, उस चीज़ को जनरलाइज कर दिया कि हाँ सभी चीज़ों में देखो इस तरह से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोन टू अननोन, ठीक है, जो बच्चे पहले से जान रहे हैं, ठीक है, उसको फिर अननोन की तरफ लेके जाना, ठीक है। जैसे कि बच्चे सन को जान रहे हैं, अर्थ को जान रहे हैं, फिर उन्हें समझाना कि देखो सौर मंडल क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे पहले जान रहे हैं उसके बाद अननोन में लेके जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। कहने का मतलब क्या है, जो प्रत्यक्ष वो लोग जो भी जान रहे हैं, ठीक है, मतलब वही उदाहरण से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से रूल की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मूर्त से अमूर्त, ठीक है, जो चीज़ उन लोगों ने देखी है, ठीक है। मूर्त यानी कि कंक्रीट जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, उससे अमूर्त कल्पना शक्ति का जो काल्पनिक जो चीज़ें हैं उसके तरफ लेकर के जाना, ठीक है। जैसे कि बच्चे पेड़ को देख रहे हैं, जाइलम फाइलम नहीं देख रहे हैं, सॉरी जाइलम फ्लोएम, ठीक है, उन्हें नहीं देख रहे हैं, या फिर अंदर वो कैसे वर्क करता है वो नहीं देख रहे हैं। तो पहले बच्चों को हमने क्या दिखाया, मूर्त चीज़ दिखाई कि देखो वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि कैसे उसमें भोजन कैसे उसका पूरा होता है, जो भी, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं वो क्या हो गई, काल्पनिक चीज़ हो गई। तो पहले हम क्या बता रहे हैं, रियल चीज़ बता रहे हैं, फिर उसके बाद काल्पनिक की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ना याद कर लेना है, ठीक है। आगमन विधि से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है। उदाहरण से रूल की तरफ किस मेथड में जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की और किस मेथड में जाते हैं, मतलब बस MCQ टाइप, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना। PDF आप लोगों को मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी इस वीडियो में आप लोग बस समझ लीजिए। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, जस्ट अपोजिट है किसका, आगमन विधि का। जो भी हमने वहाँ पढ़ा जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। नियम से उदाहरण की ओर, पहले हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को नियम बता रहे हैं, फिर उसके बाद उदाहरण बता रहे हैं। तो ये एक तरह से चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ, ठीक है, शिक्षक केंद्रित हो गया, जिसमें कि समझने से ज़्यादा रटने पर फोकस है यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बच्चों को हम पहले रूल बताते थे, उसके बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, निगमन विधि हो गई, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। तो ये वाला लाइन बस ऐसे याद कर लेना, पहले इसमें जनरल बताते हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट और डेप्थ में हम बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा आगमन निगमन विधि यहाँ पे क्लियर होता है, जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिएगा, आगमन का जस्ट उल्टा निगमन विधि हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड क्या है, ठीक है। अब बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये मेथड है। मारिया मॉन्टेसरी जो थी वो इटली की रहने वाली थी, ठीक है, प्रकृतिवादी थी, प्रकृति से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। और इन्होंने आगे चल के हम लोग अभी जस्ट ही पढ़ेंगे प्लेवे मेथड, ठीक है, बच्चों को ही खेल खेल में सिखाने वाली जो विधि थी उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने भी अपना एक मेथड निकाला, मॉन्टेसरी मेथड इसे कहा जाता है। इनका नाम ही मॉन्टेसरी था, इसलिए इन्होंने अपनी विधि का भी जो नाम रखा वो मॉन्टेसरी रख दिया। तो मॉन्टेसरी मेथड 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है। खेल के द्वारा शिक्षा, ठीक है, खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। और इसमें और भी टूल्स को इंक्लूड किया गया है, मतलब कि जो खिलौने हैं, ठीक है, वो क्या है, शिक्षाप्रद सामग्री है। इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं वो तो चलो है ही, ठीक है, इसकी बात खेल विधि में भी की गई है। लेकिन इस विधि में उन्होंने क्या बोला कि जो खिलौने हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम बच्चों को कलर सिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि कौन सा कलर है ये, ठीक है, तो हम उनके सामने बहुत सारे खिलौने रखेंगे जिससे कि वो लोग सीखेंगे। तो मॉन्टेसरी ये जो थी, उन्होंने क्या कहा, जो खिलौने हैं वो शिक्षाप्रद सामग्री है, ठीक है।
जैसे मान लो कि बच्चों को हमें आकार सिखाना है, ठीक है, तो बच्चों के लिए ही है ये मेथड, ठीक है। 3 से 6 साल मोस्टली इस रेंज में आने वाले जो बच्चे हैं उनको मॉन्टेसरी मेथड से सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे शेप्स बच्चों को सिखाना है, आकार सिखाना है, रेक्टेंगल कौन सा है, ये सर्कल कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह में क्या करेंगे, बच्चों को हम कुछ खिलौने देंगे जो कि सर्कल शेप के हों, कुछ देंगे जो ट्रायंगल शेप के हों, उन्हें बोलेंगे कि अरेंज करो, तो इस तरह से वो बच्चे क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो इसलिए खिलौनों को इन्होंने क्या बोला, शिक्षाप्रद सामग्री का ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए ये मेथड था, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए इस मॉन्टेसरी मेथड में कि ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण उनमें आए, मतलब कि वो स्पर्श, ठीक है, जो देखना है, सुनना है, ये सब चीज़ को पहले बच्चे सीखें, ठीक है। उसके बाद लिखना फिर पढ़ना सिखाया जाए। इसमें क्या बोला गया कि पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाए, फिर पढ़ना सिखाया जाए, ओके। फिर उसके बाद इसके कुछ सिद्धांत भी है, देखो बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड यहाँ से यही बनेगा कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा मेथड है, ठीक है। उसमें बाकी सारे बड़े बड़े बच्चों के मेथड दिए हुए होंगे और एक होगा मॉन्टेसरी मेथड, तो वो आप लगा देना, ठीक है, सिंपली। इसमें खेल खेल की शिक्षा की बात की गई है। खिलौनों को शिक्षाप्रद सामग्री किस विधि में बोला जाता है, तो मॉन्टेसरी मेथड में कहा जाता है। देखिए अब 3 सिद्धांत दिए गए हैं, स्वतंत्रता, विकास पर आधारित स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए इन खिलौनों या शिक्षाप्रद सामग्री के साथ, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखें। विकास पर आधारित बच्चों के मतलब कि अब स्वतंत्र खेलने को तो छोड़ दिया गया, बट उनके विकास का भी ध्यान रखना है। अब उन्हें हमने खेलने को छोड़ दिया, फिर उसके बाद हम उसको बता भी रहे हैं कि देखो ये जो सर्कल है वो क्या है, सॉरी ये जो शेप है वो सर्कल है, ये जो शेप है वो ट्रायंगल, मतलब हमने उन्हें खेलने तो दिया, फिर उसके बाद हम उसका क्या कर रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, ठीक है, उनको बता करके कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता, मतलब कि कोई बच्चों को कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और शिशु का स्वराज है, बिल्कुल वो खेल खेल में, मस्ती मस्ती में क्या करेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यही क्या था, मॉन्टेसरी मेथड था, ठीक है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, कोई बात नहीं, मेरा गला बिल्कुल सूख सा गया है, बट ये तो कंप्लीट करना ही है ना। चलो, प्लेवे मेथड, खेल विधि, देखिए ये पहले आई थी, इसके बाद ही मॉन्टेसरी मेथड आई है, ठीक है। तो इससे ही क्या थी, मॉन्टेसरी जो थी मारिया मॉन्टेसरी, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, ठीक है, खेल विधि को लेकर के। तो खेल विधि इसका पहले नाम था, फिर उसके बाद किंडरगार्टन मेथड इसे बोल दिया गया, ठीक है। तो फ्रॉबेल के द्वारा ये विधि दी गई थी, ठीक है। खेल खेल में बच्चों को सिखाने पर बल दिया जाता है, ठीक है। किंडरगार्टन मेथड में क्या बोला गया, मतलब इसी का नाम चेंज करके किंडरगार्टन मेथड किया गया, और इसमें क्या बोला गया कि बच्चे क्या है, एक तरह से पौधे के समान है और शिक्षक क्या है, माली है, ठीक है। तो ये जो शिक्षक है वो क्या करेगा, खेल खेल में बच्चों को सिखाएगा और एक तरह से फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, ठीक है। तो इसमें कुछ वैसा है नहीं, खेल विधि सिंपल जो भी मॉन्टेसरी मेथड में हम लोग डिस्कस किए वही है, मिलता जुलता सा ही है। बस मॉन्टेसरी जो मारिया मॉन्टेसरी है उन्होंने अपने तरह से इसे बस डिफ़ाइन कर दिया, खिलौनों को शिक्षाप्रद सामग्री कहा, ठीक है, यही सब है। अब नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डाल्टन मेथड पर, ठीक है। डाल्टन मेथड क्या है, डाल्टन मेथड ठेका विधि इसे हिंदी में कहते हैं, हेलेन पाकहर्स्ट के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड है, मतलब इसमें क्या किया गया कि क्लासरूम को लैब के जैसा बनाया गया, मतलब ये भी करके सीखने पर बल देता है, काम को बांट दिया जाता है और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है। मतलब काम को बांट दिया जाएगा, जो भी सिलेबस है उसको बांट दिया गया, समय इंटरवल में बांट दिया गया कि बच्चे यहाँ से यहाँ तक इस टाइम पे पढ़ेंगे, इस टाइम इतने दिनों में ये कंप्लीट कर लेना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी गई, ठीक है। तो ये इसी को ही कहते हैं डाल्टन मेथड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि क्लासरूम को लैब के जैसा कन्वर्ट करके बच्चों को पढ़ाना, ये किस मेथड में आता है, तो डाल्टन मेथड किसने दिया, पाकहर्स्ट ने दिया, ठीक है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, बट इंपॉर्टेंट था, सीटेट में बनता है क्वेश्चन, तो मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे से और बहुत कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो बिल्कुल आराम से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ड्रिल मेथड क्या होता है, अभ्यास पर आधारित होता है। तो ड्रिल से ही समझ में आ रहा हो कि बार बार बच्चों को क्या करानी है, हमें प्रैक्टिस करानी है। जैसे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होती है, ठीक है, इंग्लिश की जब आप लोग लेसन प्लान बनाओगे तो उसमें प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होती है, जिसमें क्या करना होता है कि बच्चों को अभ्यास करवाया जाता है कि कैसे किस शब्द का उच्चारण करना है, ठीक है। तो ड्रिल मेथड का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, स्मृति का विकास होता है इससे, ठीक है। अभ्यास पर आधारित है तो बच्चों की मेमोरी पावर पे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ड्रिल मेथड हो गया ये। रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन मेथड, ये क्या होता है कि बच्चों को कोई भूमिका प्ले करने को दिया जाएगा और इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि
जैसे कि अदर करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है जिसमें कि भाषण देना है या फिर कोई नाटक हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब रोल प्ले में आ जाएगा। या फिर इंग्लिश में जो हम लोग ड्रामाज वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल प्ले मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को कुछ और क्रिएटिविटी के साथ हमें पढ़ाना है, ठीक है, तो भी रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन मेथड हेल्प करता है। किसने ढूंढा था, JL मोरेनो ने ढूंढा था, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कहने का मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टाइम पे बच्चों के मन में क्या आएंगे, बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ आएंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग उसे ही कहा जाता है, एलेक्स ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। रोल प्ले जहाँ तक कि है इंपॉर्टेंट, ड्रिल मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इन सभी मेथड्स को आपको कैसे ध्यान रखना है, मतलब इन सभी मेथड्स का बस याद रखना है कि इस मेथड में क्या किया जाता है, ठीक है। और जो आगमन निगमन विधि हमने देखा वो तो इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन दिस वे हमने आज का ये लेक्चर मैं क्यों बोल रही हूँ आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली और इसी के साथ हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन था वो समाप्त होता है। जो भी हमने डिस्कस किया था वो कंप्लीट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो टॉपिक्स और हैं बचे हुए, ठीक है, जैसे कि एडोलसेंस भी, किशोरावस्था भी मुझे पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए मतलब मेरा ऐसा प्लान है कि अब जो 10 मॉक्स है, ठीक है, लाइव मॉक्स जो भी होने हैं वो हम लोग कर लें और उसी के टाइम उसी के दौरान ही मैं आप लोगों को जो भी बच गया है ना वो डिस्कस कर दूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, किशोरावस्था में नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, सिंपल बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं उस टाइम, ठीक है, पेरेंट्स से ज़्यादा उनको लगाव नहीं होता, फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो सिंपल नॉर्मल सही है, ठीक है। एक सब अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन है ना, अब प्रॉपर कोई क्लास वैसी हम तभी लाएंगे जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि मुझे लगता नहीं कि अब हैं, ठीक है। कुछ जो भी बचा होगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। अब हमारा डेफिनेटली जो फोकस रहेगा वो लाइव क्लास पर रहेगा, जो मॉक है वो दीजिए और उसी के दौरान जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज प्रोबेबली योर लास्ट वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप यहाँ तक जो भी आप लोगों के साथ मैंने जो भी क्लासेस डिस्कस की आप लोगों को उससे हेल्प हुई होगी, ठीक है। जो PDFs हैं, सारी PDFs आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, ठीक है, तो उससे आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। सो दैट्स इट। और मुझे ये बात बोलनी थी कि इंग्लिश और हिंदी के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी अब कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा अब कंप्लीट हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट, ठीक है। तो बीच बीच में वीडियोस आ जाएंगी, बट अब मोस्टली हमारा क्या है कि 10 मॉक्स हम लोग कर लें, ठीक है। तो ठीक है, देखती हूँ जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी उसे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।